हेलो। आज हम CAM जो चक्र है हमारा, क्रेसुलेशियन उपापचय चक्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। CAM चक्र, क्रेसुलेशियन उपापचय चक्र। इससे पहले हमने C3 चक्र, उसके बारे में अध्ययन कर लिया। C4 चक्र, H स्केल चक्र, इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। तो ये दोनों चक्र हम पढ़ चुके हैं, केल्विन बेंसिन चक्र और H स्केल चक्र, C3 और C4 चक्र, और दोनों में हमने अंतर भी पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे कौन सा चक्र है, CAM चक्र। देखिए, ये जो CAM चक्र चलता है वो मरोद्भिद जो पादप होते हैं, उन मरोद्भिद पादपों में चलता है जिनकी पत्तियां मांसल होती है। जिनकी पत्तियां कैसी होती है, मांसल। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शुष्क वातावरण में जो पौधे उगाए जाते हैं, उन पौधों में कौन सा चक्र चलता है, CAM चक्र चलता है। क्योंकि CAM चक्र उन्हीं पादपों की पत्तियों में होता है जो पौधे शुष्क वातावरण में उगाए जाते हैं, मतलब मरोद्भिद पादप, और जिनकी जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, मांसल होती है। जिनकी पत्तियां जो मांसल होती है, इन पत्तियों की क्या विशेषताएं होती है, देखो। इन पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो रात के समय तो खुले रहते हैं, और दिन के समय जो रंध्र होते हैं वो क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। ये ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे नागफनी, इसकी पत्तियां मांसल होती है। डंडाथोर, इनकी जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, मांसल होती है। अनानास, इन पादपों की पत्तियां मांसल होती है, और इन पत्तियों में रंध्र रात में खुले रहते हैं और दिन में कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं। तो देखिए इनमें चक्र कैसे चलता है, दिन और रात में। इधर देखिए, रात और एक तरफ दिन। रात में रंध्र कैसे रहते हैं, खुले। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रंध्र खुले रात में, और दिन में रंध्र कैसे रहते हैं, बंद। तो रंध्र कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं। क्या होता है, देखो कि रात में जब रंध्र खुले रहते हैं तो इन रंध्रों के द्वारा CO2 को ग्रहण किया जाता है। CO2 को क्या किया जाता है, ग्रहण। और CO2 को ग्रहण करने वाला जो यौगिक है वो है हमारा PEP। PEP, फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल। कौन सा है, फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल। फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल PEP CO2 को ग्रहण करेगा, और CO2 को ग्रहण करके और 4 कार्बन वाला यौगिक बनाएगा, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। यहाँ पर बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बन गया, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल CO2 मुक्त करके, ये जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल है ये मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कौन से अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, दिन के समय रंध्र बंद रहते हैं, और रात के समय रंध्र कैसे रहते हैं, खुले रहते हैं। तो जब रात के समय जब रंध्र खुले रहते हैं तो रात्रि के समय जो PEP होता है, फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल, ये PEP CO2 को ग्रहण करके 4 कार्बन वाला यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है।
किसमें परिवर्तित हो जाता है? मैलिक अम्ल में। और ये जो मैलिक अम्ल है, इससे दिन के समय CO2 मुक्त हो जाती है। CO2 क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक जो अम्ल है, ये जब मैलिक अम्ल का निर्माण करता है तो दिन के समय ये जो मैलिक अम्ल होता है, वो मैलिक अम्ल से CO2 क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। और ये CO2 मुक्त होकर के केल्विन वेंसेल चक्र में चली जाती है। किसमें चली जाती है? केल्विन वेंसन चक्र। केल्विन वेंसन चक्र में चली जाती है और केल्विन वेंसन चक्र में जाकर के और सुक्रोज का निर्माण करती है, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण होता है। सुक्रोज का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और इस मैलिक अम्ल से दोबारा से आपका PEP का निर्माण हो जाता है, जो हमने C4 चक्र में पढ़ा है। तो हमें ये विषय ध्यान रखना है कि ये जो चक्र चलता है CAM चक्र, इस CAM चक्र में CO2 का जो स्थिरीकरण होता है वो रात में होता है और CO2 का जो अपचयन होता है वो दिन में होता है। CO2 का स्थिरीकरण रात में और CO2 का अपचयन कब होता है? दिन में होता है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। CO2 का स्थिरीकरण रात में होता है और CO2 का जो अपचयन है वो कब होता है? दिन में होता है। ये चक्र को आपको बनाना नहीं है, केवल आपको लिखना है इसके बारे में कि ये चक्र शुष्क एवं जो वांसल जो मरुद्भिद पादप होते हैं उनमें पाया जाता है। उनकी पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो रात के समय खुले रहते हैं, दिन के समय बंद रहते हैं। रात के समय PEP CO2 को ग्रहण करके ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनाता है। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। दिन के समय मैलिक अम्ल CO2 मुक्त कर और CO2 को मुक्त कर देता है और CO2 को मुक्त करके CO2 केल्विन वेंसेल चक्र में चली जाती है और सुक्रोज का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर दोबारा से मैलिक अम्ल से PEP या पायरुविक अम्ल का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ये आपका जो चक्र है वो है CAM चक्र। कौन सा चक्र है? CAM चक्र। इसके एग्जाम्पल से आपके नागफनी है, क्रेसुना है, क्रेसुला, नागफनी, क्रेसुला, अनानास, जो भी मरुद्भिद पादप है, डंडाथोर, ये सारे जो मरुद्भिद पादप है वो जो जिनकी पत्तियां मांसल होती है वो सभी CAM चक्र को दर्शाते हैं। तो ये आपका CAM चक्र हो गए। तो अप्रकाशीय जो अभिक्रिया है उसमें हमारे ये 3 मोस्ट चक्र थे। एक C3 चक्र, दूसरा C4 चक्र और तीसरा था हमारा CAM पथ, क्रेसुलेशियन उपापचय अम्लोपापचय चक्र, क्रेसुलेशियन अम्लोपापचय चक्र। तो ये आपके चक्र पूरे हो गए। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को देखा जाए तो 2 प्रकार के कारक होते हैं। एक होता है बेटा बाह्य कारक और दूसरा जो कारक होता है वो होता है कौन सा कारक? आंतरिक कारक। एक बाह्य कारक और दूसरा कौन सा है? आंतरिक कारक। यदि बाह्य कारक में देखा जाए तो आपके जल है, तापमान है, प्रकाश है, O2 है, CO2 है, CO2 है, O2 है। तो ये सारे बाह्य कारक है, जल, तापमान, प्रकाश, CO2, O2। यदि हम आंतरिक कारक में देखा जाए तो पत्ती की
संरचना। दूसरा अगर देखा जाए तो वो है क्लोरोफिल की मात्रा, क्लोरोफिल की मात्रा। और तीसरा देखा जाए तो वह रंध्रों की संख्या। रंध्रों की क्या होगी बेटा? संख्या होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? जल की। यदि जो जल है उसकी सांद्रता अधिक है तो रंध्र खुले रहते हैं, और खुले जब रंध्र रहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो होती है। तो यदि माना जल की कमी हो गई तो जल के कम होने पर, जल की सांद्रता कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है, और जल की सांद्रता अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि जल की सांद्रता अधिक होने पर द्वार कोशिकाएं फूल जाती है, जिससे रंध्र खुले हुए रहते हैं। तो ये जल के ऊपर भी डिपेंड करती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। टेम्परेचर की बात करें तो अधिकांश जो पादप होते हैं वो 10 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के 25 डिग्री टेम्परेचर पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर्शाते हैं। मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर से 25 डिग्री टेम्परेचर के बीच प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। अगर हम बात करते हैं शैवालों में, तो शैवालों में 75 डिग्री टेम्परेचर पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। मरोद्भिज पादपों की बात करते हैं तो मरोद्भिज जो पादप होते हैं वो 55 डिग्री टेम्परेचर पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। तो मरोद्भिज पादपों में 55 है, शैवालों में 75 है, और अधिकांश देखा जाए तो 10 से और 25 डिग्री टेम्परेचर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तव में जो तापमान होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है, उसकी दर को बढ़ाता है या उसकी दर को क्या करता है? घटाता है, तापमान जो होता है। अब बात करते हैं हम प्रकाश की। हमने पढ़ा है कि एक निश्चित तरंग दैर्घ्य, अगर एक निश्चित तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है पत्ती पर तो प्रकाश संश्लेषण की दर उच्च होगी, और यदि एक निश्चित तरंग दैर्घ्य से उच्च तरंग दैर्घ्य का, जैसे लाल प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य उच्च है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो कैसी हो जाएगी बेटा? अवरुद्ध हो जाएगी। तो आपको पता है कि प्रकाश जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। एक निश्चित, एक फिक्स पीएच, जो फिक्स जो आपकी तरंग दैर्घ्य है, निश्चित जो तरंग दैर्घ्य है उसका यदि प्रकाश है तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी, और यदि एक निश्चित तरंग दैर्घ्य से उच्च प्रकाश डाला जाता है पत्तियों पर, जैसे लाल प्रकाश डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो कैसी हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण की दर अवरुद्ध हो जाती है। अगर हम CO2 की बात करते हैं तो 1% CO2 की मात्रा होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, लेकिन यदि इससे अधिक CO2 की सांद्रता हो गई, तो अगर 1% से अधिक CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि CO2 की अधिक सांद्रता होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है, जबकि CO2 की सांद्रता 1% होने पर ही प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो बढ़ जाती है। हम बात करते हैं O2, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए एक निश्चित मात्रा होती है, क्योंकि यदि ऑक्सीजन की अधिकता हो गई तो ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने की बजाय प्रकाशीय श्वसन होने लग जाता है। अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाशीय श्वसन ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब CO2 की मात्रा कम होती है और O2 की सांद्रता अधिक होती है, तो अधिक O2 की सांद्रता के कारण प्रकाशीय संश्लेषण की बजाय प्रकाशीय श्वसन होने लग जाता है दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये श्वसन कहलाता है प्रकाशीय श्वसन। O2 की उपस्थिति में होता है प्रकाशीय श्वसन, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसकी उपस्थिति में? CO2 की उपस्थिति में होती है। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर O2 की एक फिक्स मान नहीं है, O2 की मात्रा या O2 की सांद्रता को बढ़ा दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी, और इसकी जगह O2 की सांद्रता बढ़ने से प्रकाशीय श्वसन होने लग जाएगा। कौन सा श्वसन होने लग जाएगा? प्रकाशीय श्वसन।
पत्ती की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो पत्तियों की संरचना, चौड़ी पत्ती है तो उसमें रंध्रों की संख्या अधिक होगी, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी, और कम चौड़ी वाली पत्ती है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी। तो पत्ती की जो संरचना है वो भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। क्लोरोफिल की मात्रा, क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश ऊर्जा ज़्यादा अवशोषित होगी, फोटोन ऊर्जा को ज़्यादा अवशोषित करेगा, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश में जो फोटोन ऊर्जा होती है उस फोटोन ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो इसकी मात्रा कम होने पर फोटोन ऊर्जा कम अवशोषित होगी, फोटोन ऊर्जा कम अवशोषित होगी तो जो वर्णक तंत्र है वो उत्तेजित नहीं होगा और इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे तो ऊर्जा का भी निर्माण नहीं होगा और भोजन का निर्माण भी नहीं होगा। तो क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। रंध्रों की संख्या, रंध्रों की संख्या समानुपाती होती है प्रकाश संश्लेषण की दर। रंध्रों की संख्या बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है और रंध्रों की संख्या घटने पर प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है। ये ध्यान रखना है, संख्या घटने पर दर घटेगी, संख्या बढ़ने पर दर बढ़ेगी। तो ये हो गए आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक: जल, तापमान, प्रकाश, CO2, O2। ये तो आपके कौन से कारक है, बाह्य कारक है। पत्ती की संरचना, क्लोरोफिल की मात्रा और रंध्रों की संख्या, ये आपके कौन से कारक है बेटा, आंतरिक कारक है। तो ये यहाँ पर हो गए आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अब अगला टॉपिक देखो। अगला जो बिंदु है, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है सेक्स, और इसने एक संकल्पना दी थी जिसको बोलते सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना। सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना, ये छोटी सी संकल्पना है। सेक्स की जो प्रधान बिंदु संकल्पना है, इसमें वैज्ञानिक सेक्स ने ये बताया है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर प्रारंभ होती है या इसका मान जो उच्चतम होता है या कब अवरुद्ध हो जाती है, तो ये 3 कारकों पर निर्भर करती है, या जो 3 मान होते हैं उस पर निर्भर करती है। 3 मान कौन कौन से हैं? एक तो कहलाता है बेटा निम्नतम मान। कौन सा मान है? निम्नतम मान। दूसरा कहलाता है आपका श्रेष्ठतम मान, श्रेष्ठतम मान। और तीसरा होता है आपका उच्चतम मान। कौन सा मान है? उच्चतम मान। वैज्ञानिक सेक्स ने ये बताया था निम्नतम मान में कि कारकों की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर प्रारंभ होती है, तो वो जो मान होता है वो कौन सा मान कहलाता है? निम्नतम मान कहलाता है। निम्नतम मान पर कारकों की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर प्रारंभ होती है, निम्नतम मान कहलाता है। और कारकों की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर उच्चतम होती है, सर्वाधिक होती है, वो मान कहलाता है कौन सा? श्रेष्ठतम मान कहलाता है। और कारकों की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर अवरुद्ध हो जाती है, क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है, वो कौन सा मान कहलाता है? आपका उच्चतम मान कहलाता है। तो सेक्स की जो प्रधान बिंदु संकल्पना है उसमें उसने 3 कारकों के 3 मानों के बारे में बताया। निम्नतम मान, कारकों की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर प्रारंभ होती है। श्रेष्ठतम मान, कारकों की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। उच्चतम मान, कारकों की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर अवरुद्ध हो जाती है या रुक जाती है, वो उच्चतम मान होता है। तो ये हो गई आपकी सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना।
अगला है, एक सिद्धांत है वैज्ञानिक ब्लैकमैन का। किसका है? ब्लैकमैन। तो ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत, ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत, ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। क्या बताया ब्लैकमैन ने? ब्लैकमैन ने ये बताया कि जब कोई क्रिया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब कोई क्रिया एक से अधिक कारकों पर निर्भर करती है, एक से अधिक कारकों पर निर्भर करती है, तो वह क्रिया उस कारक पर निर्भर करेगी जिसकी दर कम होती है, जिसकी दर कम होती है। अगर कोई भी क्रिया हो रही है और उसमें उस क्रिया को जो है दो या दो से अधिक कारक प्रभावित कर रहे हैं, तो वो क्रिया उसी कारक पर ही निर्भर करेगी जिस कारक की दर क्या होती है? सबसे कम होती है। तो उस कारक पर निर्भर करती है जिसकी दर सबसे कम होती है। जैसे माना प्रकाश संश्लेषण है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 पर भी निर्भर करती है, H2O पर भी निर्भर करती है। अब माना CO2 तो अधिक सांद्रता में है जितना प्रकाश संश्लेषण की दर को चाहिए, लेकिन H2O की दर कैसी है? H2O की जो सांद्रता है वो कैसी है? कम है। तो अब जो प्रकाश संश्लेषण की दर होगी वो H2O पर निर्भर करेगी। और माना H2O की सांद्रता अधिक है लेकिन CO2 की सांद्रता कम है, तो अब जो प्रकाश संश्लेषण की दर होगी वो CO2 की सांद्रता पर निर्भर करेगी या CO2 पर निर्भर करेगी। तो जिस कारक की कमी होती है उस कारक पर ही निर्भर करती है जो भी क्रिया होती है, अगर दो या दो से अधिक कारकों पर है। जिसमें बताया गया है यदि कोई क्रिया एक से अधिक कारकों पर निर्भर करती है तो वह क्रिया उस कारक पर निर्भर करेगी जिसकी दर कैसी होती है? कम होती है। जैसे माना कि CO2 पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन जल की सांद्रता कम है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर जल पर डिपेंड करेगी। तो ये हो गया आपका ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। अब इस पार्ट में आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रकाशीय श्वसन। आपका जो लास्ट है टॉपिक वो है आपका प्रकाशीय श्वसन। कौन सा श्वसन है बेटा? प्रकाशीय श्वसन या प्रकाश श्वसन। फोटो रेस्पाइरेशन, फोटो रेस्पाइरेशन, प्रकाशीय श्वसन, फोटो रेस्पाइरेशन। प्रकाशीय श्वसन जो होता है वो C3 पादपों में होता है। किसमें होता है प्रकाशीय श्वसन? C3 पादपों में होता है। जब CO2 की सांद्रता कम होती है, जब CO2 की सांद्रता कम होती है, CO2 की सांद्रता कैसी होती है बेटा? कम। और O2 की सांद्रता अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में, दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा श्वसन होने लगता है? प्रकाशीय श्वसन होने लगता है। एक बात फिर से समझो, जब CO2 की सांद्रता कम होती है और O2 की सांद्रता अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा श्वसन होने लगता है? प्रकाशीय श्वसन होने लगता है। कौन सा श्वसन होने लगता है? प्रकाशीय श्वसन होने
लगता है। इस श्वसन के दौरान ऊर्जा नहीं बनती, ये ध्यान रखना है। अगर प्रकाशीय श्वसन कर रही है कोई भी पादप, यदि प्रकाशीय श्वसन कर रहा है, जब O2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो ऐसे प्रकाशीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। ये ध्यान रखना है, ऊर्जा नहीं बनती है। ऊर्जा जो बनेगी वो CO2 की सांद्रता में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो इसी में ही ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो प्रकाशीय श्वसन कैसे कहेंगे हम कि प्रकाशीय जो श्वसन होता है वो उस प्रकार के श्वसन में जब O2 की सांद्रता अधिक हो जाती है तो O2 की उपस्थिति में पादपों में प्रकाशीय श्वसन होने लगता है। और ये इस प्रकार का जो श्वसन होता है वो पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इनमें ये संपन्न होता है। हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और पैरोक्सिसोम में ये संपन्न होता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जब प्रकाशीय श्वसन होता है तो ऊर्जा नहीं बनती और CO2 विमुक्त होती है, क्योंकि प्रकाशीय श्वसन के दौरान O2 की सांद्रता बढ़ जाती है और O2 की उपस्थिति में ही इस प्रकार का श्वसन होता है जिससे ऊर्जा नहीं बनती और CO2 मुक्त होती है। तो आपको पता है जब ऊर्जा नहीं बन रही है तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसको नष्टकारी क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नष्टकारी क्रिया, क्योंकि इससे किसका निर्माण नहीं हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण नहीं हो रहा है। केवल और केवल O2 की अधिकता के कारण प्रकाशीय श्वसन हो रहा है जिससे CO2 मुक्त हो रही है और ऊर्जा नहीं बन रही, इसलिए इसको नष्टकारी क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। केवल और केवल O2 की अधिकता के कारण ही जो भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो अब परिभाषा कैसे बनेगी पूरी देखो इसकी। जब O2 की सांद्रता CO2 से अधिक हो जाती है, CO2 से अधिक हो जाती है तो दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का, या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का, ऑक्सीकरण होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है। इस दौरान ऊर्जा नहीं बनती और CO2 विमुक्त होती है, इसलिए इसको नष्टकारी क्रिया भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार का जो श्वसन है जो O2 की उपस्थिति में हो रहा है सांद्रता बढ़ने के कारण, ये श्वसन कहलाता है प्रकाशीय श्वसन, फोटो रेस्पाइरेशन। अब ये जो फोटो रेस्पाइरेशन है, इस फोटो रेस्पाइरेशन की सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था वैज्ञानिक क्रॉटकोव ने। वैज्ञानिक किसने किया था? जो वैज्ञानिक क्रॉटकोव है, उस वैज्ञानिक क्रॉटकोव ने 1963 में, वैज्ञानिक क्रॉटकोव ने 1963 में सर्वप्रथम प्रयोग किया था प्रकाशीय श्वसन की क्रिया का, प्रकाशीय श्वसन की क्रिया का। इसके बाद 1971 में दो वैज्ञानिक थे, एक है ऑर्गन और दूसरा जो वैज्ञानिक था वो था बो, ऑर्गन व बो ने 1971 में क्या बताया था? 1971 में ये बताया था कि जो हमारे पास जो राइबोलोज डाइफास्फेट, इसको हम शॉर्ट में राइबोलोज डाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज, इसको पूरा शॉर्ट में बोलते RUBPCO।
राइबोलोज डाइफास्फेट, डाइफास्फेट या बाईफास्फेट, बाईफास्फेट, और CO को बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलेज। इन वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि ये जो रूबी CO होता है ये O2 और CO2 दोनों के प्रतिस्पर्धा दर्शाता है। अब होता क्या है कि जब CO2 की मात्रा अधिक होती है O2 से तो प्रकाश संश्लेषण की दर हो जाती है, और जब O2 की मात्रा CO2 से अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में कौन सा श्वसन होने लग जाता है? प्रकाशीय श्वसन होने लग जाता है। कौन सा श्वसन होने लग जाता है? प्रकाशीय श्वसन होने लग जाता है, क्योंकि जब CO2 की जो सांद्रता है ये अधिक होगी तो उस समय ये जो राइबोज डाइफास्फेट जो कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है ये इसके स्थान पर राइबोज डाइफास्फेट, राइबोलोज डाइफास्फेट, और ये जो कार्बोक्सिलेज है इस कार्बोक्सिलेज की जगह ऑक्सीजनेज, कौन सा शब्द आ जाता है? ऑक्सीजनेज आ जाता है। और आपको पता है कि जब CO2 की उपस्थिति में राइबोलोज डाइफास्फेट जब कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है इसकी उपस्थिति में जब बनेगा तो PGA बनता है, और PGA जो बनता है वो कितने कार्बन वाला यौगिक है? 3 कार्बन वाला यौगिक है अगर CO2 है तो। और अगर माना CO2 की सांद्रता कम है, किसकी सांद्रता अधिक है? O2 की, तो फिर वो कार्बोक्सिलेज किस में बदल जाता है? ऑक्सीजनेज में बदल जाता है, और इसकी जगह फास्फोग्लाइकोलिक क्या बनता है? फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल, फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल, फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल। लेकिन ये अम्ल जो होता है वो कितने कार्बन वाला होता है? 2 कार्बन वाला होता है। अब यहाँ दोनों में अंतर नजर आ गया। देखो इधर ये भी PGA है लेकिन ये 3 कार्बन वाला है, ये भी PGA है लेकिन ये 2 कार्बन वाला है। इसका नाम देंगे फास्फोग्लिसरिक अम्ल है क्योंकि 3 कार्बन है, और फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल है क्योंकि कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो ये पदार्थ तो जब बनेगा जब O2 की उपस्थिति में प्रकाशीय श्वसन होगा, और ये 3 कार्बन वाला PGA जब बनेगा जब CO2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो ये ध्यान रखना है, CO2 की उपस्थिति में यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो ये बनेगा PGA 3 कार्बन वाला यौगिक, और यदि माना प्रकाशीय श्वसन हो रहा है O2 की उपस्थिति में तो यहाँ पर बनेगा फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल PGA जो कितने कार्बन वाला यौगिक है? 2 कार्बन वाला यौगिक है। इसलिए इस वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र। C2 चक्र या कौन सा चक्र है? ग्लाइकोलेट चक्र। ये प्रकाशीय श्वसन ही C2 चक्र या कौन सा चक्र है? ग्लाइकोलेट चक्र है। प्रकाशीय श्वसन ही C2 चक्र या कौन सा चक्र है? ग्लाइकोलेट चक्र है। एक बार फिर से देखो, इसमें क्या होता है कि जब राइबोलोज मोनोफास्फेट जब CO2 को ग्रहण करता है, डाइफास्फेट जब CO2 को ग्रहण करता है तो PGA का निर्माण होता है जो 3 कार्बन वाला यौगिक बनता है। लेकिन जब CO2 को ग्रहण नहीं करता और O2 को ग्रहण करता है तो 2 कार्बन वाला यौगिक बनता है जिसको फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल कहते हैं। यहाँ भी PGA का निर्माण होता है फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल, और यहाँ पर फास्फोग्लिसरिक अम्ल 3 कार्बन वाला और ये 2 कार्बन वाला, इसलिए इसको नाम देते हैं C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र। आपने पढ़ा है जो केल्विन वेंसिक चक्र है, जो C3 चक्र है, उस C3 चक्र में जब CO2 को ग्रहण करता है राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट तो CO2 को ग्रहण करके और किसका निर्माण करता है? PGA का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर यदि राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट यदि O2 को ग्रहण करेगा तो O2 को ग्रहण करने पर यहाँ पर बनेगा फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल। ये भी PGA है लेकिन कितने कार्बन वाला यौगिक है? 2 कार्बन वाला यौगिक है, इसलिए इसको C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र कहते हैं। तो ये आपका C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र हो गया। तो ये जो प्रकाश वाला जो आपका पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसकी थ्योरी आपको भेज दी जाएगी और ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छी तरीके से आप
पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू।